आपसे एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं जो कारसाज के मुकाम पे एक इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाक़या पेश आया। इस वाक़े में यकीनी तौर पे बहुत से लोग जख्मी हुए, बहुत सी इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लोग शहीद हुए। कि एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन एक सबक आमोज़ वाक़या भी है। हम पाकिस्तान में आम तौर पर देखते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट्स की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ और जो ट्रैफिक का आमदो रफ्त है बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक का तनासुब है और जो एक्सीडेंट का तनासुब, वो भी सबसे ज़्यादा नज़र आता है। आप पाकिस्तान के अगर बड़े शहरों की बात करें, कराची, लाहौर, ख़ास तौर पे दो बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, हादसात एक मामूल बन चुके हैं। ये क्यों होते हैं, इसके पीछे मामलात क्या है, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। ये एक वाक़या हुआ जिसमें नताशा दानिश साहिबा जो गाड़ी चला रही थी, वो गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ। यकीनी तौर पर एक वाक़या और एक लाइमलाइट ले लिया। आमतौर पर इस तरह के कराची में या लाहौर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से वाक़यात होते हैं, लेकिन कोई वाक़या इतना लाइमलाइट नहीं लेता जो इस वाक़े ने ले ली। इसका क्या हासिल किया जा सकता है और क्या अवेयरनेस दी जा सकती है, इंपॉर्टेंट अमल है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे साथ जरा ज्वाइन करें बैरिस्टर जलील अब्दुल जलील मरवत साहब। इनसे जरा जानेंगे कि ये जो एक्सीडेंट्स इस तरह के होते हैं, इसके ऊपर कानूनी मामलात क्या होते हैं, कानून में क्या सजा है, क्या नहीं, और जो दियत की अभी बात की जा रही थी, वो दियत का मामला किस तरीके से इंपोज हो सकता है। दिल साहब, ये जो वाकया हुआ कारसाज वाला, यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान में एक वाकया नहीं, इस तरह के न जाने कितने वाकयात रोज होते हैं, लेकिन कंसिडरिंग दिस इंसिडेंट के इसने एक लाइमलाइट ले ली है। जरा मुझे कानूनी एंगल बताइएगा, इसके ऊपर रहनुमाई कीजिएगा कि पाकिस्तान का जो कानून है और जो एफआईआर इसमें जो दर्ज की गई है, क्या इससे सबक लिया जा सकता है और ये वाकयात किस अंदाज से देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच ब्रदर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। इस अहम केस पे आप मेरी राय को अपने प्रोग्राम का पार्ट बना रहे हो। दरअसल ये वाकया जी जलील साहब, 19/8/2024 को 6:30 पे वकू पजीर होता है और इसकी एफआईआर 19/8/2024 को 11 बजे थाना बादराबाद जिला ईस्ट में 229/2024 के तहत ये मुकदमे का इंदराज हो जाता है। सही। इसमें जो कंप्लेनेंट बनता है वो इम्तियाज आरिफ होता है, जो डिसीज, और जो एक उसकी बेटी है उसका चाचा होता है। इसमें दफात 320, 337G, 279 और 427 पाकिस्तान पेनल कोड को अटैक करते हैं। सही। ये जो वाकया हुआ है, कारसाज सर्विस रोड नज़्म मुस्लिम लीग हाउस के करीब वजीर होता है। सही। और इसके जो कंटेंट्स है उसके मुताबिक जो पुलिस अफसर है वो जना अस्पताल की इमरजेंसी में इस शख्स का 154 का बयान रिकॉर्ड करता है और इसके मुताबिक इसको ये मालूमात मिली कि एक नताशा दानिश, जो जवाजा दानिश बताई जा रही है, जो कि गाड़ी नंबर BY 0033 लेकर टोयोटा लैंड क्रूजर चला रही थी, जिसने पीछे से एक मोटरसाइकिल नंबर को हिट किया और जिससे फिर ये जो इमरान आरिफ थे और जो इनकी बेटी थी वो जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। जलील साहब एक बात रहनुमाई कीजिएगा, ये जो इसमें दफात शामिल की गई हैं, ये दफात का अगर इलेबरेट कर सके, कौन सी दफात है, इसके ऊपर क्या सजा होती है, और आम तौर पे जब एक्सीडेंट्स के इस तरह के केसेस आते हैं उनमें भी क्या यही दफात शामिल होती हैं? अच्छा, ये जब भी एक्सीडेंट या नेग्लिजेंट या हार्श ड्राइविंग के वाकयात होते हैं तो उसमें अमूमन यही दफात पाकिस्तान पेनल कोड के अटैक होते हैं। इसमें 320 और 322 पाकिस्तान पेनल कोड कत्ल बेसबब। 320 में बेसिकली इन्होंने बताया है कानूनदानों ने कि जो शख्स भी हार्शली या नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करेगा तो उसको तकरीबन 10 साल तक की सजा और बाकी दियत वगैरह उसका तनासब मुकर्रर है वो दिया जाएगा। सही।
इसमें अमूमन ये देखा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि जो ड्राइवर था उसकी कंडीशन क्या थी, क्या वो इस काबिल था कि वो ड्राइविंग लाइसेंस रखता था, ड्राइविंग गाड़ी चलाने का एहल था या नहीं था। सही। अगर फर्स्ट ये क्वेश्चन सामने आता है कि ये शख्स बगैर ड्राइविंग की गाड़ी चला रहा था, बगैर लाइसेंस के, तो न सिर्फ इसको बल्कि गाड़ी के मालिक को, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गाड़ी का मालिक होता है वो भी इसके साथ अबेटर के तौर पर सही 107 PPC में और 114 में केस में पार्ट बना के जो भी गाड़ी का मालिक होता है, सही, या जिस टाइम ये गाड़ी जिसके कंट्रोल में थी किसी ड्राइवर वगैरह के, तो वो भी इस मुलजिम में इस केस में बराबर का शरीक होता है। ठीक हो गया। जलील साहब एक चीज रहनुमाई कीजिएगा, आमतौर पे पाकिस्तान में इस तरह की वाकयात अनफॉर्चुनेट है कि बहुत ज्यादा तादाद है एक्सीडेंट्स की ना। ये केस क्योंकि हाईलाइट हो गया, अब इसमें एक सोशल मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि पूरे केस को डोमिनेट कर रहा है। आपको लगता है कि इस पूरे वाकये को एक एक्सीडेंट की तरीके से देखा जाना चाहिए या ये कोई अमीर और गरीब की जंग की तरीके से देखा जाना चाहिए? नहीं, ये एक्सीडेंट्स जो होता है ना, ये होते रहते हैं पूरी दुनिया भर में ये होते रहते हैं। रोड पे जब आप गाड़ी निकालते हो तो इसमें गरीब भी निकालता है, अमीर भी निकालता है, हर कोई गाड़ी चलाने का अहल होता है अगर उनके पास लाइसेंस होता है। सही। इस केस में भी दोनों पार्टी को अगर पाकिस्तानी सिटीजन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों शहरी रोड पे गाड़ी निकाल के ले आए। अब इन्वेस्टिगेशन में यह बात पूछनी होती है कि किसके पास लाइसेंस था, किसके पास लाइसेंस नहीं था, और इस सवाल के बाद दूसरा फिर पार्ट यह आ जाता है कि कौन कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक गाड़ी चला रहा था और कौन हार्शली या नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा था। तो इन चीजों को देखना होता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को। जलील साहब एक चीज और रहनुमाई कीजिएगा, जलील साहब एक चीज और रहनुमाई कीजिएगा, आमतौर पे आप इस तरह के केसेस को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, पाकिस्तान में इस तरह के केसेस की कमी भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस तरह के जब केसेस अदालतों में आते हैं उसका फाइनल आउटकम क्या होता है, जरा ये भी आइडेंटिफाई कीजिएगा कि इस तरह के जब केसेस अदालतों में आते हैं तो क्या ये दियत के मामले के ऊपर सेटल हो जाते हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो जाती है, या ये केसेस फिर चलते हैं और फिर सजाएं होती हैं? ये टोटली डिपेंड करता है पार्टीज पे कि जो डिसीज्ड होते हैं, जिनका इंतकाल हुआ होता है या जिनको ज्यादा नुकसान हुआ होता है, तो वो क्या चाहते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मोस्टली इस तरह के केसेस में कंप्रोमाइज हो जाता है या बहुत ज्यादा पार्टीज दियत ले लेते हैं, जो कि मुकर्रर है सेक्शन 323 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड में 30,630 ग्राम सिल्वर, जो कि तकरीबन 67 लाख रुपए बनते हैं अभी। तो इसमें मोस्टली कंप्रोमाइज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कंटेस्ट भी करते हैं, और अगर कंटेस्टिंग मैटर हो तो फिर उनमें 320 की सूरत में अगर बगैर लाइसेंस के नेग्लिजेंटली और कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसको 10 साल तक की सजा। सही। और अगर कत्ल बेसबब हो 322, तो उसकी फिर ये है कि वो 320 बेसिकली अवेलेबल है और 322 नॉन अवेलेबल है। 320 में 10 साल की सजा भी साथ है दियत के साथ, और 322 में सिर्फ दियत है, सही, सजा नहीं है। अच्छा बेर साहब एक चीज और रहनुमाई कीजिएगा, एक सोशल मीडिया पे एक पर्सपेक्टिव है, हम देख रहे हैं बहुत सी सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज भी हैं, लोग अपना अपना वर्जन दे रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग एक तरीके से ऑर्डर ही पास कर रहे हैं कि फाइनल जजमेंट दे रहे हैं। ये जरा बताइएगा कि क्या इस केस में किसी भी तौर पे कोई सजाए मौत या उम्र कैद वाली सिचुएशन आपको अभी तक नजर आती है अपेरेंटली? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। सोशल मीडिया में क्योंकि आपको पता है लोग अपना कंटेंट भेज रहे होते हैं अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, और बहुत ज्यादा यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो अपना अपना तजज़िया इस पे दे रहे होते हैं। लेकिन इस केस में जो फैसला करेंगी, जो मुतल्लिका अदालत होगी, और मुतल्लिका अदालत के पास जो सबूत पेश किए जाएंगे, जो मुतल्लिका वकला होंगे, वो किस हद तक एक्सपर्ट है, किस तरह अपने अपने क्लाइंट को रिलीफ को दिलवा सकते हैं। लेकिन असल फैसला इसी अदालत का होगा और इन पार्टीज का होगा
कि ये आखिर में पार्टीज एक दूसरे को माफ करते हैं या ये एक दूसरे को एंड तक पहुंचा के एक दूसरे के लिए अच्छा भाई साहब, एक चीज प्लीज क्विकली मुझे बता दें, क्योंकि मामला इतना बीफ अप हो चुका है सोशल मीडिया पे। अब जो असल मैटर था उस मैटर से तो हम कोसों दूर निकल गए ना। अब ये पूरा मामला है वो पॉलिटिसाइज भी हो चुका, हाईजैक भी हो चुका। अभी तक इस पे जो वर्षा है उनका कोई वर्जन सामने नहीं आ रहा। जो वर्जन आ रहा है वो दीगर लोगों का आ रहा है। अनटिल अनलेस वो वर्जन सामने नहीं आ जाता, डोंट यू थिंक कि इस बड़े पैमाने पे जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बात हो रही है, एक बाकायदा तौर पे कैंपेन भी हो रही है, उसको भी रोका जाना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो आवाम को, खासकर यूट्यूबर्स को एहतियात करना चाहिए। किसी हद तक फैक्चुअली वाक़े को बयान करना उनका राइट है, लेकिन उन पे ओपिनियन देना और उन पे जजमेंट देना तो मेरे ख्याल में ये उनका राइट नहीं है। जजमेंट एट द एंड फिर भी मुतल्लिका अदालत ने देना है। हाँ। और पार्टीज ने देना है, क्योंकि ये और एक चीज, एक जी आप कंप्लीट कर लें जी जलील साहब। ये चूंकि कंपाउंडेबल है और इनमें पार्टी के पास राइट है कि वो दियत लेके या वैसे अल्लाह के नाम पे लेके जिस तरह होता है तो वो एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। ठीक। अदरवाइज इस टाइम मैंने आपको बताया कि कानूनी हैसियत ये है कि जो मुझे फैक्ट्स मिले हैं कि मोहतरमा के पास शायद लाइसेंस भी नहीं है और वो पुलिस का जो अफसर था उनको जो मैंने बयान सुना है कि वो उनके हस्बैंड से इंफॉर्मेशन मिली थी इनिशियली कि इनके पास यूके का लाइसेंस है। सही। तो अब ये सवाल है कि यूके के लाइसेंस पे क्या वो पाकिस्तान में ड्राइविंग कर सकती है? जी। इनके पास इधर पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है? जो मुखालिफ पार्टी है, जो डिसीज है, उनके पास भी क्या ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है? दोनों को देखना होता है। अगर ये मतलब सिर्फ अगर आप कह रहे हैं कि जो पूरे मतलब जो बाइक पे सवार थे, जो दीगर अफराद थे, अल्लाह ना करे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो फिर केस कमजोर हो जाएगा। किसी हद तक उस पर फर्क पड़ता है। अगर फर्क करे इनके पास एक पार्टी के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और वो लीगली रोड पे आए हो, हाँ, और लीगली रोड पे चला रहे हो तो फर्स्टली तो वो तो लीगल हो गए। सही। और अगर दीगर पार्टी के पास लाइसेंस ना हो और वो इलीगल अनलॉफुल रोड पे आए हो तो काफी फर्क पड़ता है फिर इस तरह की चीजों। एक चीज बेस्ट साहब क्विकली मुझे बता दें, इस पूरे वाकये को कनेक्ट किया जाता है सोशल मीडिया पे रेमंड डेविस केस के साथ या शाहरुख जतोई केस के साथ। डू यू थिंक ये रेलेवेंस बनती है और सही है, या इन तीनों केसेस का कोई मुआवजा नहीं बनता आपस में? नहीं, रेमंड केस एक ऐसा केस था जिसमें एक ओवरसीज का और उसने कत्लेआमत के मुर्तकिब हुआ था, डेलिबरेटली उसने कत्ल किए थे, मर्डर किए थे। जो शाहरुख जतोई केस था वो भी था, पहले एक्सीडेंटल था, फिर उनका इंटेंशनल मर्डर हो गया था क्योंकि लड़ाई हो गई थी जी, और लड़ाई के बाद फिर इंटेंशनली उसने मर्डर किया था। ये टोटल एक्सीडेंट का केस है। और इसमें अगर ये टोटल एक्सीडेंट का केस है तो इसको इस अंदाज से क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये कोई इस तरह का कोई प्री प्लान मर्डर था, या इस तरह क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? नहीं, वो तो देखो उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि जो तफ्तीश शुरू होती है FIR में, तो अगर पार्टीज इनको एनिमिटी के कोई ग्राउंड वगैरह सारी चीजों को शो करेंगे तो बताएंगे कि क्या ये इनके मुलाजमीन पे या इनके घर में काम करते थे या और कोई लेन देन का या कोई ऐसे मसले मसाइल थे। सही। अनटिल अनलेस कोई कनेक्शन नहीं साबित हो जाता तब तक ये बात ना कही जानी चाहिए, और ये एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें कहनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दो पार्टीज का मैटर है। लेट्स प्रे फॉर कि जो लोग जिनका भी जो भी नुकसान हो उनका अल्लाह पाक मतलब उनके दुखों को कम करे, और ना कि हम उसके अंदर मजीद अपने पॉइंट स्कोरिंग करते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया बेस्टर साहब, आपने वक्त दिया, और ये यकीनी तौर पे जो लीगल एंगल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए बात की जा रही है कि हमारे आम तौर पे हम लाइसेंसिंग की तरफ नहीं जाते। एक आम रिवाज है कि कौन लाइसेंस बनाए, लाइसेंस की क्या जरूरत है। लोग आमतौर पर इस चीज को भी प्रोमोट करते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, कि अगर पकड़े गए तो चलो 150 में काम हो जाएगा या चाय पानी पे काम हो जाएगा। दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप सड़कों पे हैं और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि ना सिर्फ आपके पास लाइसेंस हो बल्कि वैलिड लाइसेंस हो, और जब तक ये लाइसेंस वैलिडेट नहीं होते, जब तक ये मामलात वैलिडेट नहीं होते, अंटिल तब तक
ये सारी जो सिचुएशन है उस तरीके से कंट्रोल में नहीं आ सकती और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा लीगली भी। इसी वजह से गुफ्तगू करेंगे हमारे पास, क्योंकि ये पूरा मैटर है, इसमें जब दियत की बात शामिल हो जाती है तो जरा कोशिश करते हैं कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इस्लामिक कवानीन है, उसमें इसके हवाले से क्या बातें की जाती हैं। अल्लाह ना करे हम में से, आप में से किसी को भी इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजरना पड़े, क्योंकि इंतहाई तकलीफ का बाइस है। चाहे आप एक्सीडेंट की जद में आए या आपसे एक्सीडेंट हो जाए, इधर वेज ये आपके लिए, उन फैमिलीज के लिए एक तकलीफ का बाइस है। और इसी वजह से जरा बात करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब अल्लामा आफ्ताब ख्वाजा साहब। इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सारा मामला है इसमें दीन इस्लाम किस अंदाज से हमारी रहनुमाई करता है। हमारे साथ ज्वाइन करें अल्लामा आफ्ताब ख्वाजा साहब। जरा इनसे जानते हैं कि इस हवाले से दीन इस्लाम हमारी किस अंदाज से रहनुमाई करता है। अगर कोई शख्स इस तरह के किसी वाक़े में आ जाए और उससे कोई इरादतन या गैर इरादती तौर पे कोई इस तरह का वाक़या पेश हो जाए, उस पर कोई इंसानी जान चली जाए, तो उस पर दीन इस्लाम हमारी किस अंदाज से रहनुमाई करता है, दियत का कानून क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब जरा रहनुमाई फरमाइएगा, ये जो सारा वाक़या हुआ यकीन तौर पर एक बहुत ही दिलखराश वाकया है, सब तकलीफ में है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोई एक वाकया नहीं, इस तरह के न जाने कितने वाकयात हमारे शहर कराची की रोज की खबरें बनती जा रही हैं। क्या इसके ऊपर दीन इस्लाम किस अंदाज से रहनुमाई करता है? जी, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो कत्ल होता है ना, कत्ल की दीन इस्लाम ने वो बहुत ज्यादा मजम्मत की है। बहुत ज्यादा सभी तरीन अमल है, बहुत बुरा अमल है कि किसी का कत्ल कर देना, किसी इंसानी जान का कत्ल कर। बिल्कुल सही। अब इसके बाद फिर ये होता है कि कत्ल की कुछ अक़साम होती है। कभी कत्ल जो है वो जानबूझकर होता है, ठीक है, और कभी अमदन होता है, कभी कत्ल शिबे अमदन होता है, सही, ठीक है। यानी कभी कत्ल होता है जानबूझकर, कभी होता है जानबूझ की तरह, सही। अब जानबूझ की तरह का क्या मतलब होता है कि एक तो होता है कत्ल जानबूझकर के मतलब ये होगा कि जानबूझकर जाकर किसी को ऑन द फायर किसी भी तरीके से इरादा बनाकर गया और जाकर उसको मार दिया, सही, खुद मार दिया या किसी से मरवा दिया, सही है। एक ये मामला है। दूसरा मामला ये होता है जिस तरह ये वाकया था, इस वाकये में थोड़ी बहुत शिकें इस बात की भी मिल रही है कि जो ये बताया जा रहा है, अगर ये बात वाकई ही प्रूफ साबित होती है कि वो जो है वो नशे की हालत में मारा गया, तो नशे की हालत में किसी का कत्ल कर देना, गोया के नशे की हालत में आप नशा करके बाहर निकल जाना और इस तरह से कोई भी इस तरह का अमल करना जिससे आपकी जान को भी नुकसान और अगले की जान को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल तो सही। इस पर फिर कत्ल के हवाले से मुफ्तियाने कराम से पहले फतवा लेना होगा कि मुफ्तियाने कराम इस कत्ल के हवाले से क्या फरमाते हैं, इसकी पूरी सिचुएशन रूट जो उस वक्त ऑन द वाकया हुआ और उसकी जो रिपोर्ट है कि वाकई ही वो नशे की हालत में था या बताया जा रहा है कि नशे की हालत में, जो भी है, जो हकीकत हाल है उसकी वो बताकर मुफ्ती साहब से उसका फतवा लिया जाएगा। अब आते हैं उसके बाद की तरफ। कत्ल हो गया, ठीक है, कत्ल हो जाने के बाद अब जो है शरीयत मुतारा ने कुछ उसूल, कुछ तरीकेकार दे दिए। उसमें ये होता है कि जिसका कत्ल हुआ, ठीक है, अब जिससे मिसाल के तौर पे मेरे किसी भाई का या मेरी बहन का या मेरे घर के किसी फर्द का कत्ल हुआ, तो जो मेरे बहुत करीबी लवाहिकीन है, तो अब लवाहिकीन के लिए ये होता है कि अगर वो दियत लेना चाहे, ठीक है, तो दियत ले लें, ये शरीयत ने उनको इख्तियार दिया है। सही। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाद दफा, अच्छा हमारे यहाँ ना पाक और हिंद में ये भी कहा जाता है कि दियत लेना तो जैसे सौदा कर रहा, तो ये सौदा नहीं है कोई, ये माशरे का प्रेशर भी होता है एक तरीके से ना, कि आप दियत ना लें, आप सौदा कर रहे हैं। जी जी, ऐसा कहा जाता है ना अमूमन, आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, या वो खुद घर वाले नहीं कह रहे, तो बाहर वाले अपराध उनको कह रहे थे कि आप तो अपने बेटे की जान का सौदा कर रहे हो, उसके बदले पैसे ले रहे हो। तो ये शरीयत ने हक दिया है। हम, आप और मैं कौन होते हैं किसी का सौदा करने वाले, किसी के बदले किसी जान के वक्त कुछ देने वाले। सही। तो शरीयत ने ये इख्तियार किया है। तो 3 सूरतें होती है, ठीक है, किसास, दियत या मुआफ। कत्ल होने के बाद अब कत्ल हो जाने वाले लवाहिकीन के लिए 3 सूरतें हैं, या तो मुआफ कर दे, अगर माफ कर दे तो कुरान ने कहा कहते ये सबसे अफजल तरीन अमल है। अगर वो सब माफ कर दे कि चले ठीक है मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, जो हुआ तो हुआ। एक दूसरी बात, उसके बाद दूसरा अमल होता है कि अगर माफ नहीं करना चाहते तो फिर जो है वो दियत ले ले। अब जो दियत का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जो जिसने कत्ल किया है वो लोग पेशकश करते हैं, हम इतना आपको दे देते हैं, आप इतना ले, जितने में उनका वो डन हो जाए, वो भी मामला तय पा जाए।
तो वो जो दियत जोतेबाज है वो दियत लेकर उसके बाद फिर मामले को बिल्कुल दफा दफा कर दिया जाता है, दिल से कंजी खत्म कर दी जाती है और मामला जो है वो कुछ चीज को मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है किसास में शरीयत मुतारा ने ये हक रखा है कि अगर आपके किसी शख्स का जो है वो कत्ल हुआ है तो आप उसी तरीके से जो है उस शख्स का जो है वो मतलब उसका कत्ल कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरी निजाम है, अदालत है, कानून है, तो अगर किसास लेना है तो किसास के लिए कानून की तरफ रुजू किया जाएगा। दियत लेने के लिए ठीक है, आप लोग आपस में बैठ के आपने दियत का मामला तय कर लिया, एक कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म बना लिया, लेकिन किसास के लिए आपको रुजू करना पड़ेगा कानून से। हुकूमत वक्त होगी वो किसास का फैसला करेगी और फिर जो किसास के तौर पर जो भी सजा दी जाएगी, जिस तरीके से दी जाएगी, उसका फैसला कानून करेगा, ना कि जो कोई फर्द वाहिद जो है अपने तौर पर किसास का फैसला करके या किसास की सजा मुकर्रर कर दे या किसास की सजा दे दे। ठीक है, तो वो फैसला फिर कानून क्या होगा। अच्छा अल्लामा साहब, एक चीज की मजीद रहनुमाई कीजिएगा। इस वाक़े को अगर हम देखें तो इस वाक़े में एक आम तासुर ये है, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी है, सारे मामला भी होने हैं, या आमतौर पर कराची में या मुल्क में कहीं भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो एक आम जो एक चीज निकल के सामने आती है कि एक एक्सीडेंटल एरर था, एक ड्राइविंग एरर था, उसकी वजह से एक नुकसान हो गया। यकीनी तौर पे जिसका भी वो नुकसान होता है उसके लिए इसको माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन ये जो मामला होता है, अगर आप गैर इरादती तौर पे इस मामले में अगर नजर आ रहा है जो, तो फिर क्या अहकामात है कि दियत की जा सकती है या फिर इस पे मामलात को माफ किया जा सकता है, या फिर जो पाकिस्तान का एक पाकिस्तान का कानून है उस एतबार से इसको चलने दे और फिर सजाएं हो जाए। सही, इसमें ऐसा है, वही मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इसकी पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद मुफ्ती साहब पहले फतवा देंगे कि ये कत्ल है या नहीं है। अगर तो एक्सीडेंटल केस है ना, जिस तरह आप सूरत हाल बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कराची में रोजाना हजारों केसेस इस तरह के होते हैं एक्सीडेंट में, तो अगर सिर्फ एक्सीडेंटल केस इसके अलावा नहीं है तो फिर तो मुफ्ती साहब फतवा देंगे कि ये कत्ल है ही नहीं, तो कत्ल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर ऐसा एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा लॉ भी एक है कि अगर किसी शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उससे एक्सीडेंटल तौर पर कोई कत्ल हो जाता है तो उसका कत्ल नहीं माना जाता। इसकी वजह यह थी कि वो लाइसेंस लेकर ड्राइव कर रहा है, अब आसाफी तौर पर हो गया, लेकिन अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसकी उम्र छोटी है, बगैर लाइसेंस किए चला रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ये जो है कत्ल शुमार होगा, अगर तो उससे आसाफी तौर पर हो, लेकिन वो कत्ल शुमार होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये ऑन द रूट नहीं है, ये रूल के मुताबिक ये गाड़ी चलाने का अहल नहीं था। तो इसी तरह अब जो इस वक्त सूरत हाल है उस मामले की सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो मामला है, क्योंकि अभी आपने भी सुन रखा होगा कि इस मामले में बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में थे, तो इस सूरत में किस सूरत का नशा था, किस लेवल का नशा था, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और वो मुफ्ती साहब फिर उसके हवाले से फतवा देंगे कि इस सूरत में जो जाए तो उसका क्या हुक्म होता है। ठीक हो गया अल्लामा साहब, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू सो मच, आपने रहनुमाई की और हमें आगाह किया कि इस वक्त इस पूरे मामले में या आमतौर पर इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें दीन इस्लाम हमारी किस अंदाज से रहनुमाई करता है। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ एंगल्स के साथ इस पूरे इवेंट के ऊपर बात की जाए। कोशिश ये भी की गई कि जो एक सिनेरियो जो एक बिल्टअप किया जा रहा है, एक जिस अंदाज से पूरे इस मामले को लेके आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें या दीगर आप अगर गुफ्तगू सुने तो आपको नजर आता है कि एक तस्वीर हम पहले से पेंट करके बैठे हैं, उस तस्वीर को पेंट ना करें। लेट द इन्वेस्टिगेशन बी डिसाइडेड, इन्वेस्टिगेट होने दें मामलात को, चीजों को देखने दें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कुछ गुफ्तगू हो रही है ना, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा कि जो रूल ऑफ लॉ है वो होना चाहिए, जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, और कानून जिस हद तक अमल दरामद का कहता है उस हद तक अमल दरामद होना चाहिए। यहां पे माजरत के साथ दो तबकात में हम तकसीम हैं, एक इस तरह के वाकयात होते हैं, ठीक है हो गए खत्म हो गई, दूसरा ये कहते हैं कि इस तरह का वाकया हुआ तो जला दो, मार दो, फांसी चढ़ा दो। ये दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं और इन दोनों ही सिचुएशन की हमारे ना ही दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश है ना ही आईन कानून में कोई गुंजाइश है। दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर है कि इस पूरे मामले पे जो फरीकैन है वो बात नहीं कर रहे। इस पूरे मामले पे जो वर्डिक्ट आ रहा है वो मुख्तलिफ लोगों का आ रहा है, सेलिब्रिटीज का आ रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का आ रहा है, एक आम आवाम का आ रहा है। असल वर्डिक्ट जो आना है वो या तो अदालत से आना है
जो कि एक अल्टीमेट हमें नजर आएगा वहां से। अदरवाइज ये जो फैमिलीज हैं, ये फैमिलीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। अनटिल अनलेस ये जो सारी सूरत हाल रेक्टिफाई नहीं हो जाती, तब तक किसी का भी किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाना ये भी कबल अज़ वक्त होगा। बाकी सारी बात हमने कोशिश की आपके सामने पेश करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के बाद हमारे यहां जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर बात की जाएगी, लाइसेंस ट्रैफिक वायलेशन का कवानीन की पासदारी के ऊपर बात की जाएगी और बहुत सारे इश्यूज इनके ऊपर देखा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।